Good morning, students. Welcome to the 7th lecture of Physics, chapter number 4, Motion in a Plane. Okay, last class we had studied about resolution of vectors and we had studied some formula how to resolve, how to get resultant of two vectors. Okay, उसमें एक टॉपिक जो छूट गया था वो था rectangular resolution of vectors using unit vectors, है ना, unit vectors. So first of all, we should recall what is a unit vector. So unit vector is a vector having a unit magnitude and direction in a particular direction, intended direction. Okay. Suppose इसको हम rectangular कार्टेशियन फॉर्म में डिफाइन करते हैं. जैसे हमने सबसे चैप्टर 3 के फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब लेते हैं तब क्या लेते हैं, तीन एक्सिस लेते हैं, है ना. एक को हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. एंड व्हाट इज peculiar about this, all the axes are perpendicular to each other. ना peculiar क्या चीज़ है, all the axes are perpendicular to each other. ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री. y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, अगेन 90 डिग्री. एंड z एक्सिस और x एक्सिस के बीच में कितना एंगल है, 90 degree. So all these axes are perpendicular to each other and that is why they are called rectangular axis, है ना. इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है इसलिए इनको rectangular axis बोलते हैं. तो सपोज मुझे इसी ओरिजिन पॉइंट से, जो ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से 3 यूनिट वेक्टर निकालना है. तो कन्वेंशन के हिसाब से हम चलते हैं कि व्हाट इज द कन्वेंशन. अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आई वेक्टर, आई कैप. सॉरी, आई वेक्टर नहीं बोलते इसको. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आई कैप. ओके, सो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप. अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज कॉल्ड जे कैप. और इसको आप स्मॉल में ही लिखेंगे, है ना. ये सब स्मॉल लेटर्स होता है, कैपिटल लेटर्स नहीं होता है. आई कैप, जे कैप. एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इज कॉल्ड के कैप. ठीक है. तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस जे कैप एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के कैप. ये 3 डायमेंशनल है ना. हम अगर 3 डायमेंशनल एक्सिस की बात करते हैं और इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड से देखूं तो देखिए, थंब परपेंडिकुलर टू माय फोरफिंगर एंड परपेंडिकुलर टू द मिडिल फिंगर. ये तीनों अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये एक्सिस बन जाता है ना. तो हम काफ़ी यूज़ करेंगे इसको. ओके, सो इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म 2D में सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस देंगे, 3D में एक्स वाई जेड लेंगे. और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आई कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कॉल्ड जे कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इज कॉल्ड के कैप. ओके, तो चलिए एक काम करते हैं. हमने जो लास्ट क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ए देखा था इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, उसको एक बार इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं. ओके, तो अभी मैं सिर्फ 2 डायमेंशन में करूँगा तो इसलिए मैं जेड एक्सिस को हटा देता हूँ. ओके, तो फिर से याद रखेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस जे कैप. मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्शन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना. आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है और डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस. जे कैप का मैग्नीट्यूड है 1, डायरेक्शन क्या है, अलोंग द वाई एक्सिस. ओके, इतना चीज़ तो क्लियर हो गया. अब लास्ट क्लास से हम रिकॉल करते हैं कि एक वेक्टर है, सपोज दिस इज अ वेक्टर ए. ओके, दिस इज अ वेक्टर ए. अब इसके कंपोनेंट्स निकालना है मुझे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसी को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं. इसको 2 ऐसे वेक्टर से मैं डिफाइन करूं
कि उसका जो नेट रिजल्ट है वो यही वेक्टर हो। ओके, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ एक्स एक्सिस में, तो मुझे मिल जाएगा इसका एक्स इंटरसेप्ट है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। तो दिस डिस्टेंस इज सपोज ए एक्स, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, ओ से ए, ओ ए इज ए एक्स। ये डिस्टेंस कितना है, ओ से ए एक्स, ठीक है। अब इधर मैं वाई एक्सिस में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इसी पॉइंट से, है ना। तो मैं इसको सपोज ये पॉइंट बी है, ओके, इसको क्या बोलता हूँ मैं, ए वाई। दिस वाई इंटरसेप्ट इज कॉल्ड ए वाई। सी, ए एक्स इज मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन। ए एक्स इज मैग्नीट्यूड, ए वाई इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। डायरेक्शन देने के लिए क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाँ, यूनिट वेक्टर आई से। डायरेक्शन बताने के लिए क्या करें, यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है ना। ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए। यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है, मैग्नीट्यूड में वो चेंजेस नहीं करता है, क्योंकि वन है वो। किसी चीज़ को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यूनिट वेक्टर आई कैप, मैग्नीट्यूड ए एक्स। तो मुझे ये जो है ये वेक्टर मिल जाएगा। अगर मुझे इस वेक्टर फॉर्म में निकालना है इसको, तो मुझे ये वेक्टर मिल जाएगा। क्या है ये वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड है ए एक्स, डायरेक्शन क्या है आई कैप। मुझे ये वेक्टर मिल गया। नाउ दिस इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, है ना। फिर से बताता हूँ, आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। मुझे मैग्नीट्यूड मालूम है कितना है, ए एक्स, है ना। एक्स इंटरसेप्ट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स। डायरेक्शन क्या है, ये मुझे पता चल जाएगा यूनिट वेक्टर से। तो ये वेक्टर, अगर मुझे ये वेक्टर पता करना है कि ये कितना है ना। सपोज मुझे ओ ए पता करना है, ओ ए, दैट इज ओ ए वेक्टर। तो दैट इज ए एक्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन गिवन बाय आई कैप। ओके, तो दिस इज ए एक्स आई। ओके, अब मुझे वाई इंटरसेप्ट का डायरेक्शन बताना है। इसका अगेन इट इज ए वाई मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या है जे कैप, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई जे, है ना। अब वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, अब ये वेक्टर ए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए, दोनों इंटरसेप्ट को अगर मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ, एक्स इंटरसेप्ट को ऐड करता हूँ और वाई इंटरसेप्ट को ऐड करता हूँ, तो मुझे वेक्टर ए डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो वेक्टर ए विल बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया इस वेक्टर का, वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया ये। अब ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। मुझे वैल्यू चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर ए की, तो मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा मुझे, है ना। एक चीज़ आप देखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू कितना है, ए एक्स का मैग्नीट्यूड अगर दिस इज थीटा, है ना। तो अगर ए एक्स मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो दैट इज ए कॉस थीटा। ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। हमने लास्ट टाइम पे देखा था, जो एंगल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, ए कॉस थीटा, है ना। और ए वाई कितना है, दैट इज ए साइन थीटा। ओके, तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए का वेक्टर ए का, तो अगेन हम लास्ट वाला फॉर्मूला याद करेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस ए वाई स्क्वायर की वैल्यू, है ना। तो या मैं पहले उसको लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। एक्स इंटरसेप्ट में जो है उसका स्क्वायर, वाई इंटरसेप्ट में जो है उसका
स्क्वायर। ओके, तो ए एक्स है ए कॉस थीटा, ए वाई है ए साइन थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगेन मैं कॉस ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। प्रूव कर दिया हमने, प्रूव हो गया कि यही रिप्रेजेंटेशन होता है इस वेक्टर का इस फॉर्म में। ओके, तो दिस इज होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके, तो सपोज मैं एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। सपोज देयर इज वेक्टर p, दिस वेक्टर p इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझे, फिर आगे के हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। ओके, इसी में ही आपको आराम से समझा देते हैं। ओके, अगर एक वेक्टर ऐसा दिया है p, वेक्टर p इज गिवन बाय 3i कैप प्लस 4j कैप, तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 x एक्सिस में इंटरसेप्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटरसेप्ट, है ना। यहाँ के हिसाब से क्या था, है ना, अगर ये वेक्टर p है तो ये क्या है, px इज इक्वल टू 3, है ना, और py इज इक्वल टू 4। इससे हम ग्राफिकली समझें तो ये 3 है, ये कितना है, ओरिजिन से ये वाला वैल्यू 3 है। ओके, और ये कितना है, ये कितना है, ये 4 है। तो मुझे चाहिए इसकी मैग्नीट्यूड। ओके, p की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मुझे कैसे मिलेगा, अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, p की मैग्नीट्यूड, p की मैग्नीट्यूड, है ना। तो p की मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। मैग्नीट्यूड मिल गया 5। अब मैग्नीट्यूड तो मिल गया, वेरी गुड। मुझे डायरेक्शन चाहिए, है ना, यानी ये थीटा की वैल्यू चाहिए, ये कैसे मिलेगा मुझे, है ना। तो ये क्या करेंगे हम, तो मुझे डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, है ना। अगेन दिस इज ax एंड दिस इज ay, मुझे ये थीटा चाहिए, है ना। तो मुझे क्या क्या मालूम है, ax मालूम है और ay मालूम है, उधर से पता चल गया ax इज इक्वल टू 3 और ay इज इक्वल टू 4। ओके, थीटा ये है, तो मैं क्या करूँगा, इसका ये दोनों चीज़ें मालूम है, क्या करता हूँ मैं, tan थीटा निकालता हूँ, है ना। तो दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए वाई अपॉन ए एक्स। ओके, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ओके, तो इस केस में एंगल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई है 4, ए एक्स है 3, तो ये डायरेक्शन मिल गया। तो आई कैन नाउ कंप्लीटली डिफाइन द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इफ आई नो दिस। ओके, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक तो ये डिस्टेंस और थीटा से हो जाएगा, है ना, यानी कि पोजीशन वेक्टर और एंगल से हो जाएगा, और दूसरा इस तरीके से हो जाएगा, है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरीके से हो जाएगा। इट के ना, ये दोनों मेथड से हम कंप्लीटली किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। पहला तरीका जो हम पहले से पढ़ रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड मालूम हो और इसका डायरेक्शन मालूम हो, यानी कि इसका लेंथ और ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये पता चल गया। दूसरा तरीका, अगर मुझे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम है, तब भी मैं उस
वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन कर सकता हूँ. सो दिस वॉज इन टर्म्स ऑफ 2 डायमेंशन, है ना. 2 डायमेंशन में ये ऐसा हो गया, है ना. 3 डायमेंशन में कैसे करेंगे, या 3 डायमेंशन में करने से पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग और डेवलप कर लेते हैं. सपोज दिस इज वेक्टर P और इसमें मुझे एक वेक्टर Q ऐड करना है. सपोज मुझे इसमें एक वेक्टर Q ऐड करना है, ठीक है. तो दिस इज द वेक्टर एडिशन यूजिंग एनालिटिकल मेथड. दिस इज वेक्टर एडिशन यूजिंग एनालिटिकल मेथड. सपोज देयर इज अनदर वेक्टर Q which is equal to say 7i plus 6j. Okay, there's another vector which is 7i plus 6j. Okay, now I want to find the resultant of an addition of these 2 vectors. So suppose there is resultant R which is addition of vector P plus vector Q. Okay, तो इसको बहुत इजीली हम कर सकते हैं. कैसे, दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, वेक्टर P इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप. ये वेक्टर P हो गया. प्लस करना है हमको 7i कैप प्लस 6j कैप. तो ये वेक्टर P हो गया, ये वेक्टर Q हो गया. एंड वेक्टर एडिशन इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव. तो हमको क्या करना है, जो आई वाले हैं उनको जोड़ दो और जो जे वाले हैं उनको जोड़ दो. तो आई वाले क्या है, 3 प्लस 7 10i प्लस 4 प्लस 6 अगेन 10j. ओके, तो ये रिजल्टेंट निकल गया भैया. रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, 10i प्लस 10j. ओके, ये तो रिजल्टेंट निकल गया. ये वेक्टर फॉर्म में है. अब मुझे दोनों चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. मैग्नीट्यूड कैसे मिल जाएगा मुझे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, फिर अंडर रूट में x इंटरसेप्ट कितना है 10 का स्क्वायर, y इंटरसेप्ट कितना है अगेन 10 का स्क्वायर. तो इसको मैं करता हूँ तो ये हो गया 100 प्लस 100 यानी 200 या फिर 10√2. ओके, 10√2 जो भी उसका यूनिट हो. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट. ये समझ में आ गया. अगेन डायरेक्शन के लिए क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू, जो y इंटरसेप्ट है वो पहले रहेगा, ऊपर 10, x इंटरसेप्ट कितना है 10, तो 10/10, tan थीटा इज इक्वल टू 1. तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो मुझे डायरेक्शन भी पता चल गया, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया. ये वेक्टर एडिशन हो गया, है ना. तो इन एनालिटिकल मेथड में वेक्टर एडिशन ऐसा होता है. वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, मुझे इसको माइनस करना है, वो भी कर देते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं. सेम तरीका, ये P प्लस Q की जगह हो जाएगा P माइनस Q. P माइनस Q. तो यहाँ पे 3i प्लस 4j माइनस 7i माइनस 6j. उसी तरीके से तो ये क्या हो गया, 3 माइनस 7 यानी हो गया माइनस 4i. ओके, और 4 माइनस 6 यानी माइनस 2j. ये उनकी वैल्यू आ गई. अब इसका मतलब क्या है, -4 और -2, है ना. हमने इधर पॉजिटिव डायरेक्शन क्या लिया था, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, दिस इज पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड दिस इज पॉजिटिव y डायरेक्शन. -4i का मतलब क्या है, जो i है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो दिखा सकता है. तो इस डायरेक्शन में जो i है, तो उसका एक काम करते हैं, इसको इस डायरेक्शन में कितना है -4 यहाँ तक,
सपोज दिस इज -4 और जे में कितना है -2, तो सपोज ये है -2, है ना, ये -4 ये -2, ये पॉइंट मिल गया, इसको मैं ऐसे जोड़ देता हूँ, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ P माइनस क्यू का जब करते हैं तो हमको ये मिलेगा, है ना। तो ये इस डायरेक्शन में है तो ये -4 एंड ये -2J। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, फिर वही अंडर रूट, है ना, वो कितना है -4 का स्क्वायर, y इंटरसेप्ट कितना है -2 का स्क्वायर। ओके, तो -4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 2 2 4, तो ये गया √20, यानी 5 × 5 × 2 5 नहीं 20, 4 × 3 नहीं 4 5 × 20 यानी 2√5। ओके, तो मैग्नीट्यूड मिल गया अपने को 2√5, 2√5, हाँ यस 4 5 × 20, 2√5 इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालना है, अगेन tan थीटा माइनस y इंटरसेप्ट कितना है -2, x इंटरसेप्ट कितना है -4, माइनस कट, ये हो गया हाफ, tan थीटा की वैल्यू है 0.5, आता है क्या, tan थीटा की वैल्यू 0.5, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। ओके, तो बोथ केस में P + Q P - Q हमको रिजल्टेंट का मिल जाता है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी। अब हम क्या करेंगे, यही चीज़ अगर 3 डायमेंशनल में होगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और उसके मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ओके, तो 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस हो गए, रेक्टेंगुलर एक्सिस। ओके, अब इसमें कोई एक वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर A है। ओके, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे आपके बुक में लिखा है कि दिस इज अ वेक्टर A। नाउ ये वेक्टर A की खास बात क्या है कि वो x एक्सिस, ये x एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रहा है, उसको हम बोल देते हैं अल्फा, है ना। x एक्सिस के साथ में वो एंगल बना रहा है ना, वो है अल्फा। y एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रहा है, वो है बीटा। ओके, y एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रहा है, वो है बीटा, और z एक्सिस के साथ में एक एंगल बना रहा है, इसको हम बोल देते हैं गामा। तो x एक्सिस के साथ में अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ में बीटा बना रहा है, और z एक्सिस के साथ में गामा बना रहा है। आपको ये समझना है, ये नाउ दिस इज 3 डायमेंशनल, है ना। ये ऐसा नहीं कि इस प्लेन में है, अगर इस प्लेन में होता तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता, लेकिन ये इस प्लेन में नहीं है, है ना। आपको ज़्यादा अच्छे से बताने के लिए मैं ये काम करता हूँ कि सपोज ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ओके, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इसमें अगर कोई रहता तो वो एक प्लेन में रहता, लेकिन ये ऐसा है, इस एंगल में है, इस एंगल में है, तो ये जो है ये अल्फा बन रहा है ना, इसके साथ ये अल्फा बन रहा है ना, इस एक्सिस के साथ में ये बीटा बन रहा है, और इस एक्सिस के साथ में ये गामा बन रहा है। तो ना थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करें कि ये जो है ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। ओके, ये ऐसा होता तो ये इस प्लेन में होता, इस प्लेन में नहीं, ये इस ऐसे एंगल में है। ओके, तो दिस एंगल इज अल्फा
ये एंगल अल्फा है, ये इससे बीटा है और दिस इज गामा। ओके, ऐसा रहता तो गामा 0 हो जाता है ना, यानी इससे तो कुछ एंगल बन ही नहीं रहा है, फिर ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, बट ये ऐसा नहीं हो कि ये ऐसा है ये वेक्टर। ओके, तो ये तीनों एक्सिस में से कुछ एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, वाई से जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, और जेड से जो एंगल बना रहा है वो गामा है। अब इसका मुझे एक्स इंटरसेप्ट भी निकालना है, वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है, और जेड इंटरसेप्ट भी निकालना है। कैसे करेंगे, है ना? थोड़ी सी गलती हो गई डायग्राम में, ये ज़्यादा लंबा बन गया, थोड़ा सा उसको और समझने लायक बनाते हैं। सपोज इसको मैं यहाँ तक ही बनाता हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसका एक क्यूबॉइड बनाना है। क्यूबॉइड ऐसा बनना है, ये सारे मुझे so this is my vector A, ठीक है। इस वेक्टर A का x एक्सिस में क्या इंटरसेप्ट है, ये है। x एक्सिस के साथ ये कितना बना रहा है, क्योंकि ये पैरेलल है, उधर लेके गया और x एक्सिस जोड़ दिया यहाँ। तो दिस इज ax मैग्नीट्यूड, है ना। दिस इज मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा, ये ax है ना। दिस इज x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कितना है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, y इंटरसेप्ट पूरा y इंटरसेप्ट कितना हो गया, ये दिस इज y इंटरसेप्ट। ओके, तो ये मैं लिख देता हूँ ए वाई, और z इंटरसेप्ट कितना है, ये है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ ए जेड। तो ए एक्स, दिस इज ए एक्स, दिस इज ए वाई, दिस इज ए जेड, और सब जगह एक यूनिट वेक्टर है आई जे और के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। तो इस वेक्टर को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, ए एक्स आई। ओके, ए एक्स आई, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया। वाई इंटरसेप्ट को कैसे दिखा सकता हूँ, ए वाई जे। ओके, जेड इंटरसेप्ट को कैसे दिखा सकता हूँ, ए जेड के। So now this is the representation of this vector A. Okay, this is the representation of vector A in 3D, है ना। AXI plus AYJ plus AZK। AX क्या है, X इंटरसेप्ट, AY क्या है, Y इंटरसेप्ट, और AZ क्या है, Z इंटरसेप्ट। ओके, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ A, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ A ये होगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा। ओके, और डायरेक्शंस के लिए क्या करेंगे, जैसे कि ax इज इक्वल टू a कॉस अल्फा, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा सा हम ले बोले, ax इज इक्वल टू a कॉस अल्फा, ay इज इक्वल टू a कॉस बीटा, and AZ is equal to A cos gamma। ओके, तो इतना चीज़ आप एकदम से मन में बिठा लीजिए
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और आगे ये काम आएंगे। एक काम करते हैं, इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि ये आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, नाउ लेट अस टेक दिस एग्जांपल। देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर A इट इज represented by 2i cap minus 3j cap plus 7k cap, and there's vector B 3i cap plus 6j cap minus 2k cap. Now we have to find the resultant, which is A plus B. What we need to find? The resultant, which is A plus vector A plus vector B. Okay, फिर वही मेथड निकालेंगे, लगाएंगे। वेक्टर A को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 2i minus 3j plus 7k. ओके, वेक्टर A प्लस वेक्टर B 3i plus 6j minus 2k. ओके, तो आई वालों को एक साथ ले आता हूँ मैं। 2 plus 3i, ओके, फिर प्लस ये क्या है? -3, और ये क्या है? प्लस 6j, फिर क्या है? प्लस 7 minus 2k. तो दिस इज द वेक्टर। ओके, कितना आ रहा है? 5i minus 3 plus 6 plus 3j 7 minus 2 5 plus 5k. Now this is the resultant vector. ये resultant vector ऐसा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, resultant vector। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 25 प्लस 9 प्लस 25, यानी अंडर रूट 59 is the resultant. Under root 59 is the resultant. Okay. अब इसी चीज़ को मैं कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स पे एक्सटेंड कर सकता हूँ। सपोज अभी हमने सिर्फ 2 ही वेक्टर लिया था, सपोज एक तीसरा वेक्टर है। There is the third vector C. There is the third vector C. And suppose it is 7i minus 3j minus 2k. ठीक है, 7i minus 3j minus 2k. नाउ अभी बोलते हैं, क्वेश्चन है कि फाइंड r ऑफ सपोज a plus b minus सपोज 2c, ऐसा है। a plus b minus 2c, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस 2 टाइम्स वेक्टर c, अगर ये निकालना है हम कैसे करेंगे? अगेन सेम चीज़, वेक्टर a लिख दिया हमने 2i minus 3j plus 7k, है ना। वेक्टर b लिख दिया, इसी के नीचे लिख देता हूँ मैं मेरे सिंप्लिसिटी के लिए 3i plus 6j minus 2k। अब क्या करना है? माइनस करना है 2 टाइम्स, तो मैं इसमें 2 टाइम्स c 7 2 14i, है ना, माइनस 3 2 माइनस 6j, और ये 2 2 माइनस 4k, है ना। ये माइनस हो रहा है, सपोज
माइनस कर रहा हूँ तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, कर दीजिए भाई। तो ये क्या हो गया 3 + 2 5 माइनस 14, 5 माइनस 14 माइनस 9 आए, ठीक है। -3 + 12 ये हो गया +9 j, ठीक है ना, 3 2 5 माइनस, है ना। और इसको कर देते हैं 7 + 4 11 -2 ये हो गया +9 k। सो द रिजल्टेंट इज दिस। और उसी तरीके से इसका हम मॉड्यूलस भी निकाल लेंगे। तो क्या होगा 9² + 9² + 9² यानी ये हो गया 9√3, ये हो जाएगा 9² + 9², 3 9², okay, 9√3 will be the result, magnitude of this resultant. Okay, hope this makes the topics clear to you. रेक्टेंगुलर फॉर्म में 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में हम वेक्टर्स को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट ए 1 2 -1 एंड फाइनल पॉइंट बी 3 2 2। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट ए 1 2 -1 एंड फाइनल पॉइंट बी 3 2 2, यानी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a = 1 2 -1 और पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 2 2। तो व्हाट आई कैन डू इज, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं तो मैं इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, है ना, मुझे x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट मालूम है, ठीक है। x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट। तो अगर मुझे वेक्टर a चाहिए, अगर मुझे वेक्टर a चाहिए, ये तो अभी पॉइंट है, इसका वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें यूनिट वेक्टर्स i, j और k मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वेक्टर a मिल जाएगा, विच इज 1i + 2j - k, ये मुझे वेक्टर ए मिल गया। इसी तरीके से मुझे वेक्टर भी मिल जाएगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। 3 कहाँ से है, ओरिजिन से है, x इंटरसेप्ट, ओरिजिन से ये 2 यूनिट्स y इंटरसेप्ट में है, ओरिजिन से ये 2 यूनिट्स z इंटरसेप्ट में है। तो मुझे वेक्टर b अगर निकालना है तो अगेन मैं इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दिस इज 3i + 2j + 2k। अब मुझे 2 वेक्टर्स मालूम है तो मुझे पोजीशन वेक्टर, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। चाहे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी पूछा है ना, ए बी वेक्टर चाहिए मुझे, है ना। इसको आप समझने के लिए इसको ऐसा देखिए, है ना, ये कोई पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो यानी ये क्या हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। उसी तरीके से एक पॉइंट दिया है बी, है ना, तो ये जो है ये वेक्टर है, ये बी, दिस इज वेक्टर ए, उधर लिखा है, दिस इज वेक्टर बी, ये नीचे लिखा है। मुझे चाहिए ए बी, मुझे वेक्टर ए बी चाहिए। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विच इज वेक्टर ए बी = है ना, इसका पोजीशन निकालने के लिए इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर बी को वेक्टर ए से माइनस कर दूंगा। ओके, तो ये ओ है,
ये बी है, ये ए है, मुझे ये चाहिए, है ना। अब आप ये डायरेक्शन देखिए, है ना, मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए। तो अगर आप इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से देखते हैं, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी होता है ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से देखेंगे, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। होप आपको ये समझ में आ रहा है। देखिए डायरेक्शंस देखिए, है ना, वेक्टर ए का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, है ना। तो मैं अगर हेड टू टेल किसी वेक्टर को रखता हूँ तो ये उसका जो रिजल्ट एंड पॉइंट हेड टू टेल है उसका रिजल्टेंट होता है। तो यहाँ पे वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी है। मुझे वेक्टर ए बी चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा मुझे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और पोजीशन वेक्टर हमेशा ऐसा ही निकलेगा। अगर ए बी चाहिए तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, अगर बी ए चाहिए तो क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। प्लीज़ बियर दिस इन माइंड, है ना। पोजीशन वेक्टर हम अगले क्लास में और पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझे ए बी चाहिए, यानी मैं ए से जा रहा हूँ बी की तरफ, तो मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर बी को वेक्टर ए से माइनस करूँगा तो मुझे पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। तो मैं आर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ओके, या मैं इसको साइड में लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो बी माइनस ए थ्री माइनस वन, 2i, 2 माइनस 2, 0 j, और 2 प्लस 1 3 k। तो r is वेक्टर r is 2i प्लस 3 k, यानी j y डायरेक्शन में कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं। ओके, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, r का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 4 प्लस 9 अंडर रूट 4 प्लस 9 रूट 13, ये इसका रिजल्टेंट। ओके, होप ये आपको ये समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक बार और रिपीट करेंगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो दिस वन प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। सो दिस क्वेश्चन इज फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2 कैप and k cap, and vector b which is represented by 3i cap minus 5j cap plus 5 plus k cap. ओके, तो हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल है ये दो वेक्टर के रिजल्टेंट से। तो दो वेक्टर क्या क्या हैं, एक वेक्टर a है which is represented by i cap plus 4j cap माइनस 2k कैप। ओके, और एक वेक्टर b है विच इज 3i कैप माइनस j कैप, नहीं माइनस 5j कैप, सॉरी माइनस 5j कैप प्लस k कैप। तो क्या निकालना है हमको, पहले तो रिजल्टेंट निकालना है, इनका रिजल्टेंट क्या है। तो मैं लिख देता हूँ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, a प्लस b, है ना, i 1 प्लस 3 4 i कैप 4 माइनस 5 माइनस j कैप माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1 k कैप।
तो ये हो गया रिजल्टेंट. ओके, दिस इज वेक्टर रिजल्टेंट. निकालना क्या है? एक यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस. तो ये वेक्टर है, तो ये तो कंप्लीट वेक्टर है. मैं क्या करूँगा, अगर इसमें इसका ही मैग्नीट्यूड अगर डिवाइड कर देता हूँ, इस वेक्टर में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देते हैं, तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है ना. क्योंकि हमने पढ़ा है, सपोज एक यूनिट वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर, है ना. तो मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, मुझे ये वेक्टर मिल गया है. मैं इससे अगर इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया 4 4 16 प्लस 1 प्लस 1, यानी हो गया अंडर रूट 18. ओके, तो यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे. यूनिट वेक्टर कैसे दिखाते हैं? कैप से. इज इक्वल टू, ये वेक्टर क्या है? 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय रूट 18. ओके, तो ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 4 अपॉन रूट 18 आई कैप माइनस 1 अपॉन रूट 18 जे कैप माइनस 1 अपॉन रूट 18 के कैप. दिस इज द यूनिट वेक्टर. ओके, सो दिस इज द यूनिट वेक्टर. यहाँ पे भी आप आंसर ख़त्म कर सकते हो, यहाँ पे भी आंसर ख़त्म कर सकते हो, या रूट 18 में से कुछ रूट्स बाहर निकाल सकते हो. 9 2 18 होता है, तो 3 रूट 2 हो जाएगा ये, है ना. तो ये भी आंसर है 1 अपॉन 3 रूट 2 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप. तो ऑल द 3 आंसर्स आर करेक्ट. ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो. ऑल द आंसर्स आर correct. So this is the unit vector. Okay, so what I'll do is I will give you some assignments, and in the next class we'll be studying position vector and displacement vectors. Thank you.